प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे वक्तव्य का विषय है गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में समाज बोध या समाज बोध की चेतना। किस प्रकार से गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में जागृति पैदा की, समाज को उद्बोधित करने में, जगाने में कैसी अहम भूमिका निभाई। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान या इनका स्वर्गवास सन 1964 ईस्वी में हुआ। गजानन माधव मुक्तिबोध की गणना हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में की जाती है। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जो छायावाद के बाद प्रगतिवादी काव्य धाराती है, उनके श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, क्योंकि वे सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने वाले कवि हैं। सर्वहारा वर्ग कौन सा होता है? जो जन सामान्य वर्ग है, जो आपका हमारा जो वर्ग है, उनके मन में जो पीड़ा है, उन लोगों के जो दुख हैं, संकट हैं, वेदनाएं हैं, उनको उन्होंने काव्य में अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। उनकी 17 कविताएं आगे द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित हैं। देखो, एक कवि की जो 17 रचनाएं, अब आपको पता है कि प्रगतिवाद का आरंभ ही किससे होता है? तार सप्तक से, 1943 ईस्वी में। तो इनकी जो 17 रचनाएं या कविताएं इनके अंदर संकलित हैं। इसके अतिरिक्त उनका एक अन्य काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा। इनका एक अन्य काव्य संग्रह भी है, चांद का मुंह टेढ़ा, भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें 28 कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य में कितनी कविताएं संकलित हैं? 28। तार सप्तक में संकलित कविताओं में अधिकांश विषय की दृष्टि से प्रगतिवादी हैं। यानी तार सप्तक में जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, उन कविताओं की विषय वस्तु, उन कविताओं का जो कथानक है, प्रगतिवादी है, किंतु शिल्प की दृष्टि से छायावादी है। शिल्प भाषा शैली के जो इनका लिखने का स्टाइल है, जो पद्धति है, वो हमारे को छायावादी कवियों जैसी लगती है। इन कविताओं में प्रमुख हैं आत्मा के मित्र मेरे, आत्मा के मित्र मेरे, मृत्यु और कवि, मृत्यु और कवि, हे महान और नाश देवता, हे महान और नाश देवता। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि प्रवेश बोध, प्रगतिवादी दृष्टि प्रवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभव वैविध्य पर आधारित दिखाई पड़ती हैं। यानी समाज में जो चिंतन है, जैसा समाज के अंदर लोगों की चेतना है, उनकी विविधता उसके अंदर दिखाई देती है, उनके अनुभव की। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इतनी पीड़ा भरी हुई है कि उस पर एक एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। यानी कवि ने ऐसा अनुभव किया कि जो आपका सर्वहारा समाज है, उसके प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा उनके हृदय में है। उनकी इन पंक्तियों में देखिए, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, महाकाव्य पीड़ा है। यहाँ कवि बताना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो छाती के अंदर, हृदय के अंदर एक अधीर आत्मा है, बेचैन दुखी आत्मा दिखाई देता है। और जितने भी लोग हैं वो हमें चाहे हंसी खुशी में दिखाई दे, हंसते हुए दिखाई दे, लेकिन उनके आँखों के अंदर सदा नीर रहता है। यानी उनकी आँखों से वेदना का पता चलता है।
अब कहता है कि कई बार तो मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा संशय होता है कि जो प्रत्येक वाणी है, प्रत्येक बोलने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा महाकाव्य लिखा जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता इनकी आगे आती है, दीनहीन शोषित सर्वहारा के प्रति उन्हें सच्ची सहानुभूति है। जो हमारा दीन है, गरीब है, शोषित समाज है, सर्वहारा है, उनके प्रति दिखावटी नहीं, दिल से, हृदय से सच्ची सहानुभूति है। एक शोषण मुक्त समाज की आशा करते हुए आगे कवि लिखते हैं, यानी गजानन मुक्तिबोध जो है समाज को शोषण से मुक्त करवाने का प्रयास करते हैं और वे इस प्रकार से अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से समाज में उद्बोधन का कार्य करते हैं। यथा समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में। समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे, यानी कवि की आत्मा उसको झकझोर रही है कि मेरे को तो एक ही समस्या है, मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मेरी एक ही कठिनाई है कि सारे, चाहे वो गांव के वासी हों या शहर के वासी हों, मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी के सभी मानव कब इस सुखी और सुंदर जीवन का शोषण किया जा रहा है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। यानी उन मानवों का जो सुंदर जीवन है, अच्छा जीवन है, वो सुखी और शोषण रहित कब होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि समाज में सर्वहारा वर्ग का प्रत्येक जगह शोषण किया जाता है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनसे काम करवा लिया जाता है, उनकी पूरी मजदूरी उनको नहीं दी जाती है और कई बार तो बेचारों के साथ ऐसे हादसे होते हैं कि उनको और कहीं काम भी नहीं मिलता। लाचारी वश जो है, बेरोजगारी की वजह से वे उसी मालिक के साथ उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए भी मजबूर होते हैं। तो इस तरह का शोषण जो है उनकी कविताओं में दिखाई देता है। जनसाधारण की जो छवि मुक्तिबोध की कविताओं में उभर कर सामने आई है, वह यह व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है कि वे गरीबों के पक्षधर हैं। यानी मुक्तिबोध जी के काव्य का जब हम अध्ययन करते हैं, हमारे समक्ष ये विचारधाराएं आती हैं कि वे सर्वहारा वर्ग के पक्षधर हैं, उनका पक्ष लेते हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका जो शोषण किया जा रहा है, वो शोषण अन्याय खत्म होना चाहिए। मुक्तिबोध समाज चेतना के कारण ही समाज का कोई भी अंग उनकी पैनी नज़र से बच नहीं सका। यानी मुक्तिबोध जी समाज के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अलर्ट थे, इसलिए उनकी जो नज़र है बड़ी तीखी है, बड़ी पैनी है, वो समाज के प्रत्येक अंग पर यानी प्रत्येक हिस्से पर अपनी दृष्टि डाले रखते हैं। इसलिए डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ उन्हें लोक जीवन का जासूस कहते हैं। यानी उनको लोक जीवन का जासूस कौन कहते हैं? डॉक्टर कुंतल मेघ, कि जिस प्रकार से जासूस प्रत्येक प्रकार की खबर को रखने का प्रयास करते हैं, उस खबर तक पहुंचने का यत्न करते हैं, उसी प्रकार से समाज का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा मुक्तिबोध जी से अछूता नहीं रहा। अब मुक्तिबोध जी की जो कविताएं हैं उनमें समसामयिक जीवन एवं परिवेश की विसंगतियों को पूर्णतः अभिव्यक्ति देने में सफलता मिली है। यानी जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं, जो रचनाएं लिखी हैं, उस समय के समाज के अंदर जो विसंगति कहते जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको अभिव्यक्त करने में वे सफल रहे हैं। इन कविताओं में पैसों के लिए कौमार्य बेचती सोडशियाँ हैं,
तो दूध के लिए झटपटाती गुड़िया मुनिया हैं। वे अपनी कविताओं के विषय समाज के विभिन्न वर्गों से चुनते हैं। यानी यहाँ पर वे ये बताना चाहते हैं कि समाज के अंदर जो सुंदर युवतियाँ हैं, जो मध्यम वर्ग की बेचारी स्त्रियाँ हैं, वे आज अपने कौमार्य को, अपनी इज्जत को बेचने के लिए, पैसों के लिए मजबूर हैं। कि समाज में ऐसी ऐसी विसंगतियाँ हैं कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वे इन कुमारियों को पतित बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात इनसे वेश्यावृत्ति की तरफ ले जाते हैं, इनको वेश्यावृत्ति की तरफ अग्रसर करने का कार्य करते हैं। जो समय इनका गुड़ियों से खेलने का है, यानी बचपन का समय है, ये लोग क्या करते हैं, जो बाल मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और उनको इस प्रकार के घृणित कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। आगे मुक्तिबोध जी लिखते हैं, मुक्तिबोध उस वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए लालित दिखाई पड़ते हैं जहाँ शोषण से पूर्णतः मुक्ति मिल गई हो, जहाँ शोषण से पूर्णतः मुक्ति मिल गई हो। वर्गहीन समाज का निर्माण तभी संभव है जब शोषण एवं स्वार्थ को समाप्त किया जाएगा। अब उन्होंने इस समस्या को ही वर्णित नहीं किया है, बल्कि इस समस्या के समाधान को भी बताया है कि ये वर्गहीन समाज का जो निर्माण है ये तभी संभव हो सकता है। कैसे? कि जब व्यक्ति उनका शोषण करना छोड़ दे और स्वार्थ की भावना को त्याग दे, यानी सर्वहारा वर्ग का जो शोषण बंद हो जाए और उनका के प्रति जो उनके मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, जो जमींदार लोग हैं, उनका स्वार्थ जो है छोड़ दे। यानी ये लोग अगर अपना स्वार्थ छोड़ देंगे तो जो सर्वहारा वर्ग है उसका उत्थान होना निश्चित है। एक कविता के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं, शोषण की अति मात्रा, शोषण की अति मात्रा, स्वार्थों की सुख यात्रा, स्वार्थों की सुख यात्रा जब जब संपन्न हुई, जब जब संपन्न हुई, आत्मा से अर्थ गया, आत्मा से अर्थ गया, मर गई सभ्यता, मर गई सभ्यता। अब यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से वे जो सुविधा जीवी हैं, सुविधा जीवी कौन है? जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, मिल मालिक हैं, जब इस शोषणहीन समाज की स्थापना में बाधक हैं, यानी जो सर्वहारा वर्ग है, जनसामान्य लोग हैं, उनकी स्थापना करने में ये क्या करते हैं? अपना अड़ंगा अटकाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए सस्ते में नौकर, तभी तो उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी, तभी तो उनका मिल जो है आगे उन्नति करेगा। वो उन लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है 8 घंटे आपसे कार्य करवाती है सरकारी कार्यालयों के अंदर, जिसमें आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो आपकी ड्यूटी 7 घंटे की होगी। लेकिन यहाँ तो 12-12, 18-18 घंटे मिल के अंदर जो मजदूर है उनसे कार्य करवाया जाता है। इसी प्रकार से जो जमींदार लोग हैं बंधुआ मजदूर रखते हैं। अब कहने को तो आज के समय में बंधुआ मजदूर नहीं है, लेकिन वे जो मजदूर 12 महीने किसी जमींदार के खेत में काम करते हैं, आज उनकी स्थिति भी ऐसी ही है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको जमींदार को छोड़ करके किसी दूसरे के पास जाएंगे तो उसको काम नहीं मिलेगा। अगर वो उसी जमींदार के पास या उसी मिल मालिक के पास काम करता है तो वो मिल मालिक उसका शोषण करता है। इसलिए जो मिल मालिक हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, उन्होंने इनके शोषण का मुख्य कारण माना है। आगे वो लिखते हैं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी, स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्त मन को, छल नहीं सकता मुक्त मन को। वस्तुतः वेदना मुक्ति बोध की शक्ति है, यानी वेदना जो पीड़ा है, जो टसक है, जो कसक है, वही मुक्ति बोध जी को काव्य करने की प्रेरणा देती है, शक्ति
देती है। यह उन्हें समाजोन्मुखी बनाती है, समाज की तरफ ले जाती है। यह उन्हें समाज से जोड़ती है, यानी यही वेदना, यही लोगों की पीड़ा उनको समाज के साथ जोड़ने का कार्य करती है। उनकी प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में। उनकी प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में अस्मिता की खोज नहीं है। अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम अपने को कैसे पहचान सकते हैं। अपितु इस अस्मिता का जन चेतना में विलय है, यानी जिसको हम खोज रहे हैं, ये अस्मिता हमारे को कहाँ मिलेगी? लोगों की चेतना के द्वारा, जिससे वह और भी अधिक व्यापक एवं विस्तृत हो गई। जिससे उनका जो विचार है, जब व्यक्ति जाग जाएगा, व्यक्ति के अंदर चेतना पैदा हो जाएगी, तो समाज जो है समृद्ध हो जाएगा। अब गजानन मुक्ति बोध के काव्य में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसको हम फैंटेसी नाम से जानते हैं। अब फंतासी अंग्रेजी भाषा से हमारे हिंदी साहित्य में आया है। गजानन माधव मुक्ति बोध ने मानव जीवन की जटिल संवेदनाओं और उसके अंतर्द्वंद्वों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए फंटेसियों का कलात्मक उपयोग किया। यहाँ फंतासी जो है, या जिसको अंग्रेजी में फंतासी बोलते हैं, हिंदी में जो फंटेसी है, गजानन मुक्ति बोध की है। और उसमें उन्होंने क्या बताया है कि मनुष्य का जीवन बड़ा कठिन हो गया है, जटिल हो गया है, इसलिए जो काव्य है उनका, उनके अंदर अंतर्द्वंद है, द्वंद्व चलता रहता है, उनके अंदर कसमकश चलती रहती है, तर्क वितर्क चलता रहता है। और इस प्रकार के काव्य का सृजन करने के लिए उन्होंने फंटेसी यानी कल्पनाओं का सहारा लेने का कार्य किया है। फंतासी में कल्पनाओं और विचारों की परतें एक के बाद एक खुलती रहती है। परतें यानी रहस्य। जिस प्रकार से अब मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जो CID है, CBI है, वो किसी केस की छानबीन करती हैं, तब उसमें हमें पता चलता है कि हम सोच रहे हैं, उससे अलग प्रकार का ही मुद्दा हमारे सामने आता है। एक के बाद जब एक परत खुलती है कि एक के बाद एक बात नई सामने आती है। इसी प्रकार से गजानन माधव मुक्ति बोध की कविताओं का जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं, तो उनकी जो कविताओं की परतें खुलती हैं, तब हमें पता चलता है। फंतासी में कवि की मानसिक उर्वरता का सही बोध पाठकों के समक्ष उपस्थित होता है। यानी फंतासी जो परतें एक काव्य की एक के बाद एक खुलती हैं, तभी पाठकों के सामने कवि का असली रूप आता है। असली रूप से मतलब क्या कहने का भाव है? कहने का भाव ये है कि व्यक्ति अपने किस विचार से, व्यक्ति अपने कौन से भाव से पाठकों को, समाज को अवगत कराना चाहता है। फंटेसी शब्द का निर्माण यूनानी शब्द फैंटासिया से हुआ है, यानी ये यूनानी भाषा का शब्द है और उसी से धीरे धीरे साहित्य में, हमारे हिंदी साहित्य में इसका आगमन हुआ है। जैसे हमने छायावाद में किसको, जो विशेषण विप्रिय अलंकार है, उसको हमने लिया था। हमारे छायावाद पर किसका प्रभाव था? रोमांटिसिज्म का। अब यहाँ पर किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है? फंतासी का। और फंतासी कहाँ से आई है? यूनान से, जिसका अर्थ है फंटेसी, मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती, यानी मनुष्य की वह कल्पना, मनुष्य का वह स्वप्न, मनुष्य का वह ड्रीम जो समाज में संभव है, और उस संभव चीज़ की ही कल्पना करना। यथा मान लो आप किसी संभव चीज़ की, पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचते हो, यथा कि मुझे परीक्षा में टॉप करना, यह आपका एक स्वप्न है। इसी प्रकार से आप दूसरा स्वप्न क्या लिख सकते हो कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, और इसको थोड़ा और ब्रेड करेंगे और फैलाव इसका करेंगे तो मुझे भारत में नेट की परीक्षा में प्रथम रैंक लेना है। तो ये क्या है?
कि जब हम आपसे बात करेंगे तो आपके व्यूज़ जो हमारे सामने आएंगे वो आपके जीवन की क्या है, फंतासी है। अब कहता है कि वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है। मुक्तिबोध के अनुसार मुक्तिबोध ने फंतासी की परिभाषा इस प्रकार से दी है। फंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। यहाँ वही बात मुक्तिबोध जी कहते कि जो हमारे मन के अंदर निगूढ़ वृत्तियाँ हैं, जो गूढ़ वृत्तियाँ हैं, हम किसी को बताना नहीं चाहते, रहस्य हैं, और विश्वासों और इच्छित जीवन की स्थितियों का प्रक्षेप है। हम अपने जीवन में उनको चाहते भी हैं, पूरा करना भी चाहते हैं, और हमारे को अपने आप पर पूर्ण विश्वास भी है। ऐसी कविताएं जो है मुक्तिबोध जी ने फंतासी कविता की श्रेणी में रखी है। और इनकी जो फंतासी वाली कविताएं हैं ज़्यादा नहीं हैं। जैसे मुक्तिबोध ने ऐसी कविताओं की रचना की है, यह था ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कविता आपके एमए के सिलेबस में भी है, और इसके साथ आपका नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है, उसके अंदर भी है। अंधेरे में भी इनकी एक लंबी कविता है जो फंतासी से युक्त है। लकड़ी का रावण आदि, लकड़ी का रावण आदि, देखो लकड़ी का रावण, यहाँ कल्पना करेगा कवि कि किस प्रकार से वो होगा। तो ये इनके माध्यम से जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो एक के बाद एक परतें खुलेंगी, तभी हमें इनकी कल्पना के बारे में पता चलेगा। जैसे अब प्रिय विद्यार्थियों कि ब्रह्म राक्षस जो कविता है उसमें एक भ्रमित आत्मा है जिसको एक प्रेत आत्मा का नाम दिया गया है, लेकिन उस प्रेत आत्मा के माध्यम से ही कवि समाज को संदेश देना चाहता है कि आज का व्यक्ति किस प्रकार से दिग्भ्रमित होकर के कैसे कैसे कुकृत्य कर रहा है और उसकी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिल रही है। तो इसका जब हम पूरी कविता का सरलार्थ करेंगे या इसकी व्याख्या करेंगे या इसका विशेष अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत हम उस विषय को लेंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है मुक्तिबोध स्वयं फैंटेसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह स्वप्न के भीतर एक स्वप्न है। स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, हम कल्पना के अंदर एक कल्पना है। जैसे हमने कल्पना कर ली कि मुझे पास होना, ये आपकी एक छोटी सी कल्पना, छोटा सा ड्रीम, लेकिन इसके अंदर हमने दूसरी कल्पना क्या सजोई थी, मुझे विश्वविद्यालय टॉप करना है, मुझे विश्वविद्यालय में प्रथम रैंक लेना है। और इसके अंदर तीसरी कल्पना हमने और क्या जोड़ दी थी, मुझे तो जेआरएफ में, नेट में, पूरे भारतवर्ष में ही प्रथम रहना है। तो इन चीज़ों की प्रत्यय कैसे खुलेंगे, जब हम आपके नज़दीक जाएंगे, आपसे विचार विमर्श करेंगे। तो यही इसी प्रकार विचार जो है आपका मुक्तिबोध जी ने क्या कहा है कि जो जीवन के अंदर स्वप्न के अंदर एक स्वप्न है। विचारधारा के भीतर एक प्रच्छन्न विचारधारा, यानी आपका एक विचार है कैसे कि मुझे झूठ नहीं बोलना। अब उसके अंदर दूसरा क्या है, आपने एक और व्रत ले लिया, एक प्रण कर लिया, एक स्वप्न देख लिया क्या कि कैसी भी विकट परिस्थितियां आ जाए मुझे झूठ तो बोलना ही नहीं है, मुझे सत्य का सहारा ही लेना है। तो ये क्या हो गया कि आपका जो विचारधारा है उसके अंदर एक और विचारधारा उससे निश्रित हो गई है, निकल गई है। कथ्य के भीतर एक और कथ्य, आप जो बात कर रहे हो उससे दूसरी बात निकल जाती है। मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क। अब हमारा शरीर का संचालन किससे होता है, माइंड से, मस्तिष्क से। मस्तिष्क ने आदेश दिया कि सो जाओ, हम तुरंत सो जाते हैं। मस्तिष्क ने कहा नहीं, ये पढ़ने का समय, हम पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क ने आदेश दिया कि आपको भूख लगी है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, भोजन की, हमने खाना खाना है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जैसा मस्तिष्क हमें आदेश देता है, मस्तिष्क में एक नहीं अनेक विचार चलते रहते हैं। कक्ष के भीतर एक और गुप्त कक्ष है, जैसे एक कमरा है, उसके अंदर एक और कमरा है,
इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके घर में एक कमरा है, कमरे के अंदर कमरा मतलब जो स्टोर रूम होता है आपका मैक्सिमम अंदर ही होता है, भीतर ही होता है। इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर भी बहुत सारे कक्ष होते हैं, 7 दरवाजे जिनको हम बोलते हैं, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, इम्ना सुषुम्ना, ये जो हैं हमारे जो चक्र हैं, उनके माध्यम से हमारी चेतना जागृत होती है, तो उनको हमने कक्षों का नाम यहाँ पर दिया है। चांद का मुंह टेढ़ा में मुक्ति बोध की जो कविताएं संकलित है, उनमें 2 कविताएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में अपने फैंटेसी के कारण अधिक चर्चित रही हैं। इन दोनों कविताओं के मंतव्य को तथा फैंटेसी को व्यक्त किया जा रहा है। यानी मुक्तिबोध जी ने सिर्फ 2 कविताएं ही ऐसी लिखी हैं जो फंतासी पर आधारित हैं। कौन कौन सी? ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। और प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों कविताएं आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि गजानन मुक्तिबोध का जो बाकी विस्तृत काव्य संग्रह वगैरह हैं, इनकी विशेषताएं हैं, जो मैंने प्रगतिवादी विचारधारा का जो वक्तव्य दिया था उसके अंदर सार रूप में है। ये विशेष रूप से उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वक्तव्य है जो एमए की परीक्षा के लिए या नेट की परीक्षा के लिए हैं, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में सामाजिक बोध जो है, किनका? गजानन मुक्तिबोध का विशेष उल्लेखनीय, विशेष वर्णनीय है, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रह्म राक्षस उनकी कविता पाठ्यक्रम में है, तो इसलिए मैंने अपने पूरे प्रयास के साथ ये वक्तव्य तैयार किया है। और मैं अपने विद्यार्थियों से आशा रखती हूँ कि वे इस वक्तव्य को 2-3 बार सुन करके अपने जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो ब्रह्म राक्षस कविता है उसकी पंक्तियों को भी इनके साथ जोड़ करके, या दूसरी रचनाएं और भी बहुत सारी हैं इनकी, अपने प्रश्न को अच्छा बनाएं, यही मेरी आपसे उम्मीद है। और मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न या मेरा नेक्स्ट वक्तव्य रहेगा वो भी जो है आपका एक विशेष वक्तव्य होगा। उस वक्तव्य के अंदर मैं ब्रह्म राक्षस कविता का सारांश और ब्रह्म राक्षस कविता की व्याख्या करने आपको बताऊंगी। धन्यवाद। वही 2 पंक्तियां आप भी सुनते सुनते बोर हो गए हो, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते, एक गुरु होने के नाते मैं आपको जागृत करने का कार्य करती हूँ। आपके मन में एक उद्बोधन शैली का संचार करने के लिए, वैश्विक महामारी से बचाने के लिए फिर आग्रह करती हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन कीजिए। अगर घर से बाहर जाना पड़े, अच्छे से फेस पर, मुंह पर मास्क लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके अपने कार्य को करते तुरंत घर आओ। आपके घर में जो वृद्ध जन हैं, बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।